उसके सारे डायमेंशन ओवरऑल कवर हो चुके थे। और किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम बताने वाले थे उसके आगे कि नीति आयोग योजना आयोग में क्या खामियां थी जिसकी वजह से नीति आयोग को अपनाया गया। कुछ चैलेंजेस थे उसमें जो बरकरार उसमें थे, अपने आप में समय के साथ सुधार ना हो पाना एक उसके लिए चैलेंज बना हुआ था, जिसकी वजह से नीति आयोग का कॉन्सेप्ट आता है। और आप देखोगे कि नीति आयोग जो होता है योजना आयोग की अपेक्षा अधिक कॉम्प्रिहेंसिव होता है। उसकी जो उसका अप्रोच जो होगा, उसके जो भी मतलब कि नीतियाँ होंगी वो कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, ठीक है ना। हम इसकी तुलना देख कर लेते हैं, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नीति आयोग किस प्रकार से हम योजना आयोग से बेटर समझ सकते हैं, ठीक है ना। हमने जो भी पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे, अलग से कुछ नहीं है इसमें, सारी चीज़ें वही हैं, बस हर चीज़ का नज़रिया अलग अलग हो जाएगा कंपैरिजन करने का। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, दूसरी तरफ हम लिख लेंगे नीति आयोग। नीति आयोग हमने इसमें पढ़ा था सहकारी संघवाद, ये पढ़ा था सहकारी संघवाद, इसको सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद आप देखोगे ये चीज़ नीति आयोग आने के बाद आती है, जबकि योजना आयोग में इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। उसमें यह था कि आदेशात्मक एवं नियंत्रण के दृष्टिकोण, आदेशात्मक एवं नियंत्रण दृष्टिकोण पर आधारित था वो। इसमें ये होता था केंद्र द्वारा आदेश दिया जाना होता था, केंद्र जो आदेश देना उसको लागू करना होता था राज्यों को। लेकिन नीति आयोग में क्या होता है कि राज्य भी बराबर के पार्टिसिपेंट हैं, वो भी नीतियों के निर्माण में बराबर की भागीदारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सेंटर कहेगा वही फॉलो करेंगे, वो अपनी बातें रखेंगे पूरी बराबर के साथ, इसमें ऐसी भावना रहेगी। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, सहकारी संघवाद बॉटम टू अप दृष्टिकोण या अप्रोच लिख लो। इसमें क्या हो जाएगा फिर आप लोग बता दो, टॉप टू डाउन अप्रोच। हाँ, इसमें क्या था, टॉप टू डाउन अप्रोच। इसका मतलब यह था कि ऊपर से चीज़ें बनेंगी और धीरे धीरे ऑटोमेटिक नीचे लागू होंगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नीचे से ही चीज़ें बनेंगी, ठीक है ना। ग्राउंड लेवल से ही चीज़ें आर्थिक नीतियों में उनका समावेश किया जाएगा। तीसरा क्या होगा, थिंक टैंक। ऐसी कोई व्यवस्था इसमें थी, थिंक टैंक व्यवस्था थी नीति प्लानिंग कमीशन में? ऐसा नहीं था। इसमें यह मैं कह सकते हैं कि इसमें व्यापक विशेषज्ञता का स्कोप लिया गया है कि यहाँ पे विषय विशेषज्ञ बैठेंगे, विचार करेंगे और नीतियों का निर्धारण होगा, ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ें इसमें होंगी, जबकि योजना आयोग में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना। और क्या होगा, हम इसमें अपनाते हैं विकेंद्रीकरण। क्या, विकेंद्रीकरण। इसमें क्या तब अप्रोच हो सकता है, केंद्रीकरण की नीति, ठीक है ना। चौथा पॉइंट ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि धन आवंटन में भूमिका, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है नीति आयोग में। इसमें ये होगा वित्त मंत्रालय अपना सारा काम करेगा। इसमें एक और संघर्ष होता था धन आवंटन को लेकर प्लानिंग कमीशन में कि वित्त आयोग होता है अपने यहाँ, वित्त आयोग के राज्यों को क्या मिलना चाहिए
जो केंद्र का रिसोर्स होता है, राजस्व प्राप्त होता है, उसमें से राज्यों को कितना अंश मिलना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करता था? वित्त आयोग करता है ना, फाइनेंस कमीशन बनाया गया हुआ है। लेकिन इसमें धन आवंटन की बहुत बड़ी भूमिका इसकी होती थी, प्लानिंग कमीशन की। यही सिफारिश करता था, ये इतना होना चाहिए, इस मंत्रालय के इतना धन आवंटन होना चाहिए, इस प्रकार की नीति थी। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है नीति आयोग में, ये केवल सलाह देगा, धन आवंटन अपना सरकार करेगी, वित्त मंत्रालय करेगा या वित्त आयोग अपने तरीके से काम करेगा। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। लिख लिया आपने इसमें? और इसमें एक और लिख सकते हो कि मॉनिटरिंग या मूल्यांकन की उचित प्रणाली का अभाव। मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन की उचित प्रणाली का अभाव। इसमें इस चीज़ को लेकर जिम्मेदारी दी गई है नीति आयोग को। इसकी जिम्मेदारी है जो भी चीज़ें होंगी उसका मॉनिटरिंग करेगा नीति आयोग, और उसका मूल्यांकन भी करेगा कि जो भी योजना चल रही है वो कितनी प्रगति उसकी हुई है और क्या चैलेंजेस विद्यमान है, उसको दूर करने के लिए क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं। हाँ, मतलब इसमें जिम्मेदारी दी गई नीति आयोग को कि वो मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करेगा जो भी नीतियाँ होंगी। इसीलिए देखो जो इनोवेशन जो भी इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, उसमें क्या करता है, ये तो करता है कि कितनी प्रगति हो रही है किसी चीज़ की, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, सतत विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसकी प्रगति में राज्यों की क्या भूमिका है, इस सब का मूल्यांकन और मॉनिटरिंग कौन करता है? नीति आयोग करता है। इसको स्पेशली जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी चीज़ें चल रही है उसकी मॉनिटरिंग करो और मूल्यांकन करो। इस प्रकार की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, इसकी भूमिका होती थी। नहीं, धन आवंटन में जिसको एक इसका आलोचना ये भी किया जाता है, धन आवंटन जो होना चाहिए एक तो वित्त आयोग हमारे पास है वो डिसाइड कर ले। लेकिन इसमें जो था कि धन आवंटन में काफ़ी हस्तक्षेप होता था योजना आयोग का। अब नीति आयोग में ये चीज़ हटा दिया गया है, आप केवल सिफारिश करोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप डिसाइड कर लोगे ये चीज़ होगा, उसके लिए डिसाइड करने के लिए हमारे पास वित्त आयोग है, उसके बाद वित्त मंत्रालय है, उसके माध्यम से चीज़ें हैंडल होंगी। तो ये चीज़ है। ये भी तो कह सकते थे कि 15 साल 7 साल और 3 साल में इसमें सिर्फ 5 वर्ष के लिए इसको भी कर सकते हो, ये अल्पकालिक मान सकते हो। आगे अल्पकालिक विकास रणनीति, अरे नहीं, मोटी मोटी इसको उसमें लिखो। अल्पकालिक विकास रणनीति, इसमें हम देखेंगे अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों का समावेश किया गया है। हो गया, इसको पढ़ दें। अब ये बताओ, अगर नीति आयोग क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग हैंडल कर लोगे? अगर क्यों नहीं? प्रीलिम्स का, मेंस का क्यों नहीं कर पाया? सोच ही नहीं पा रहे सर, लिखे क्या? इतनी चीज़ें बताई गई थी, हमने पॉइंट बताया यहाँ पे। संरचना वगैरह कर दिया था, उसके जो मतलब अध्यक्ष वगैरह होते हैं और उपाध्यक्ष, मतलब कि पूर्णकालिक, अल्पकालिक, ये सब तो लिख दिया था सर। हाँ। और उनके कार्य भी लिख दिए थे और सच समझ नहीं आया क्या। तो वही तो पूछा गया था, और क्या पूछा गया था? पूछा क्या गया था? और किसी लोगों को और दिक्कत लगी थी? आप लोगों में बताओ।
स्ट्रक्चर मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था। तो सर ये आर्थिक नियोजन मैंने पढ़ा नहीं था सर, तो मैंने उसके बारे में मात्र 1 पॉइंट या 2 पॉइंट लिखे हैं बस। देखो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहा हूँ पहले स्ट्रक्चर ही बता दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या क्या हेडिंग और सब हेडिंग रहेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ। और चलो ठीक है, किसी दिन हम उसको स्ट्रक्चर में देख लेंगे, अगर आप लोग अगर अनकम्फर्टेबल उसमें हैं तो कर लेंगे उसको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर करवाना तो ठीक रहेगा। ठीक है, किसी दिन ले लेते हैं उसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक से चलें हम लोग। अब देखो एक क्वेश्चन था, क्या था, नियोजन से आप क्या समझते हो, भूमिका में क्या होती है आपकी, आप नियोजन की परिभाषा बता देते हैं। परिभाषा, नियोजन की परिभाषा इंट्रोडक्शन में ले लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या था कि कहाँ तक सफल रहा है, हमने ये बताया था कि इसको 2 पार्ट में लेंगे, सफल या कहाँ तक सफल पूछा गया है, या सीमाएं पूछी गई हैं, या आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा गया हो। इसमें 2 पार्ट में बांटना था, एक ये एक ये। पहले में क्या करना था, बताया था मैंने आप लोगों को कि जो सफलताएं हुई हैं उसको हम लिख लेंगे, सफलताएं, उसकी इसकी विफलताएं। उद्देश्य के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, उद्देश्य के अलावा भी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है ना, उससे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कहाँ तक हम सफल रहे हैं, कहाँ तक सफल नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को करना था। बाकी निष्कर्ष में आपको पहुँचाना था क्या, योजना आयोग था, नीति आयोग, हम वे फॉरवर्ड में लिख से अपना आंसर कंप्लीट कर देते हैं, बस यही करना था, इसमें कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन जो प्राप्त नहीं कर पाया उसे नहीं बता दिया। क्या चीज़, पहले हेडिंग में मेरे मुड़ी में, उसके बाद उसकी जो प्राप्त नहीं कर पाया उसको बता दिया, जैसे बेरोजगारी बनता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यही स्ट्रक्चर था इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ऐसे ही बनाना था। नीति आयोग का भी ऐसे ही है, ठीक है ना, नीति आयोग का और भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अगर नेक्स्ट टेक्स्ट होगा देखेंगे उसमें नीति आयोग का अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे। और क्या दिक्कत थी क्वेश्चन में, मेंस वाले में, प्रीलिम्स में किसी दिन देखेंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट देख लेंगे किसी दिन। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो आप लोग, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में और मेंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है ये। प्रीलिम्स 2021 में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सतत विकास लक्ष्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, तो उसमें मिलाने वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो इसको एकदम अच्छे से पढ़िएगा, जितने भी चैप्टर हैं सब पढ़िएगा, सारे चैप्टर, न केवल प्रीलिम्स से मेंस के दृष्टिकोण से पढ़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सतत विकास का कॉन्सेप्ट है क्या। हमने इसका डिफिनेशन लिखवाया था, क्या था उसमें, कोई बताएगा। सतत विकास की परिभाषा लिखाई थी हमने किसी दिन। मतलब कि संसाधनों को ऐसा दोहन करें कि जो आने वाली पीढ़ी तक उसका वस्तु हो, ऐसे नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि सतत विकास की अवधारणा एक ऐसी अवधारणा है जो वर्तमान की आवश्यकताओं, वर्तमान जो पीढ़ी है, वर्तमान के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बचा के रखना। कि ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही सारे संसाधन आज के पीढ़ी के लिए ही सीमित हैं, ठीक है ना।
पहले आप शुरू में देखे होगे जब इंसान और प्रकृति के बीच एक कोरिलेटिव संबंध होता था कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना होती थी, कि प्रकृति और मानव के बीच एक संबंध, पूरक का संबंध होता था, पूरकता का संबंध होता था, कि प्रकृति से चीज़ें हम आर्थिक विकास के लिए यूज करेंगे और प्रकृति हमारे लिए संसाधन उपलब्ध करवाएगी। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, औद्योगिक क्रांति आती है देखोगे आप, तो वहाँ से चीज़ें फिर बदल जाती हैं। हम वहाँ पे प्रकृति में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन होता है, इसमें देखोगे कि कोयला खनन, आगे चल के फैक्ट्री की स्थापना, जब इस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो प्राकृतिक संसाधनों को काफ़ी अनियोजित तरीके से यूज होना शुरू होता है। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होगा, वो नियोजित तरीके से यूज की जाएंगी। उनका प्रॉपर प्लान होगा कि हमें ऐसा यूज नहीं करना है कि प्राकृतिक संसाधनों का हरासमेंट हो और उससे कम में हमें प्रॉफिट मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एक कॉन्सेप्ट है कि उपभोग की दर प्राकृतिक संसाधनों की पुनरुत्पत्ति या पुनर्जनन। ऐसा ना हो कि हम ऐसा कंजप्शन करें कि प्राकृतिक संसाधन अपने उतना चीज़ों को पर्याप्त मतलब फिर से पुनर्जनित ना कर पाएँ, फिर से जनन ना हो पाए। जैसे एग्जांपल लो आप, वन है, अगर वन को हम इस प्रकार से यूज करें को पूरा ख़त्म कर दें, उसको फिर जन्म लेने में कितना टाइम लगेगा? 70 से 80। एक वृक्ष बनने में, एक वृक्ष काटेंगे तो 70 से 80 साल उसको लग जाएगा बनने में एक पेड़। उसी प्रकार से हम जो ऐसे मान लो कि हम किसी चीज़ में, तालाब में मछली का पालन कर रहे हैं, और एक ये है, हम ऐसा पालन करते हैं कि मछली का पूरा यूज कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं बचता है, तो मछली का क्या हो जाएगी, वहाँ पे विलुप्त हो जाएगी। फिर से रीजनरेशन की वहाँ संभावना लग रही है? नहीं लग रही है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इस प्रकार का अप्रोच नहीं अपनाना है कि ऐसा विकास करें कि प्राकृतिक संसाधन लैप्स हो जाएं या उसको फिर से जन्म लेने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम ना मिल पाए। ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हमें कुछ न कुछ प्रयास करना चाहिए। 2-3 मछली उसमें से निकालें और 2-3 मछली उसमें छोड़ें, मतलब छोटे-छोटे बच्चे। हाँ, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ऐसे करके करेंगे कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए। तब से ये सिस्टम ठीक रहेगा। तो सतत विकास में यही चीज़ें हैं। आप डेफिनेशन में देख लीजिए। सबसे पहले इसमें प्रयास किया जाता है 1987 में। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि ब्रुंटलैंड आयोग, इसने एक रिपोर्ट जारी करा, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, या इसे बोलते हैं ब्रुंटलैंड रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको। इस रिपोर्ट में सबसे पहले सतत विकास की अवधारणा को क्लियर किया गया कि सतत विकास से हम क्या समझेंगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हमें प्राकृतिक संसाधन केवल आर्थिक विकास के लिए ही यूज़ किए जाने हैं न, इसके लिए एक अवधारणा है कि हमें प्रकृति का भी संरक्षण किया जाना है। प्रकृति को भी देखकर हमें विकास की रणनीति तय करनी है। इस रिपोर्ट में यही कहा गया। सतत विकास से आशय ऐसी विकास रणनीति से है ऐसी विकास रणनीति से है जो वर्तमान में लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखे। ज़रूरतों को भी ध्यान में रखें। हम इसके माध्यम से इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। किसी भी जब भी क्वेश्चन आएगा इसको लिख के इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि आप सतत विकास से क्या समझते हैं।
हो गया? इस रिपोर्ट में सबसे पहले इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि हमें ऐसी तकनीकें विकसित करनी है, ऐसी तकनीकें विकसित करनी है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। आप इस शब्द को सुनते होंगे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली तकनीकों को या जीवन शैली को अपनाना ना। तो ये आज के समय की जो पीढ़ी है उस पर क्या करती है, एक नैतिक दायित्व तो आरोपित करती है कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो जरूर इतना यूज नहीं करना है, उसका अनुपयोग इस स्तर पे नहीं करना है कि वो समय की जितना भी ज़रूरी समय है उससे कम समय में ख़त्म हो जाए। उसको हमें दीर्घकालीन जो पीढ़ी है उसके लिए भी बना के रखना है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि टिकाऊ विकास, ठीक है ना। टिकाऊ विकास मतलब जो लंबे समय तक चलती रहे, ऐसे विकास की अवधारणा को बनाना है। सतत विकास के लक्ष्य, सतत विकास के लक्ष्य इसमें 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास, ठीक है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। दूसरा है सामाजिक समावेशन, सामाजिक समावेशन। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। ये 3 चीज़ें हैं जो सतत विकास लक्ष्य की मूलभूत भावना है। अब देखो कि एक साइकिल बनता है। इसमें साइकिल क्या बनेगा उसको हम थोड़ा सा इसमें समझ लेंगे कि जैसे हमें आर्थिक विकास करना है, आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य हासिल करना है, तो वो डिपेंड किस पे होगी? नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होगी ना। जिस देश के पास जो संसाधन है उस देश के संसाधन के अकॉर्डिंग अपनी नीतियाँ बनाता है, उसी के हिसाब से अपने आर्थिक विकास की दर को निश्चित करता है। तो हम कहेंगे कि जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण में ही प्राकृतिक संसाधन निहित हैं। तो पर्यावरण के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको ऐसे यूज करना है कि आर्थिक समृद्धि हासिल हो। आर्थिक समृद्धि कुछ लोगों तक सीमित ना रहनी चाहिए ना। आर्थिक समृद्धि में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? जीडीपी, पर कैपिटा इनकम ना, जीवन का रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आर्थिक विकास की और आर्थिक समृद्धि की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का लाभ किसी समाज के विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। संधारणीय विकास तभी होगा क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वंचित है तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, प्राकृतिक संसाधन उसके लिए भी जरूरी पड़ेंगी, क्योंकि उसको भी विकास करना है। कि जैसे कि आज के समय जो एक कॉन्सेप्ट है कि पर्यावरण जो आज में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें विकसित देशों का रोल ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को अपने हित में इतना चरम स्तर तक यूज कर लिया है कि उसका इम्पैक्ट, जो बैड इम्पैक्ट है, वो इन्वायरमेंट में पड़ रहा है। तो और जो अल्प विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, इनको तो अभी आर्थिक विकास करना है। अगर ये भी उतना ही मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का यूज करेंगे तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जो विकास हो वो चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो, चाहे अल्प विकसित देश हो, सबका उत्थान होना चाहिए, क्योंकि विकास सबके लिए ज़रूरी होता है। वैसे ही किसी समाज में आप देखोगे तो अगर आर्थिक विकास कोई देश कर रहा है तो उसका लक्ष्य किसी सीमित वर्गों तक नहीं होना चाहिए।
जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, पूरी समाज को पूंजीपति या उद्योगपति सारा लाभ ले रहे हैं, जबकि समाज का बड़ा तबका क्या है, इससे वंचित हो रहा है। तो उसको भी हक है आर्थिक विकास का, मतलब आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का। तो इसीलिए जो होता है, जब इस प्रकार की चीज़ें हों तो इसका लाभ मिले समाज के निचले स्तर के लोगों को भी मिले, उनके जीवन स्तर में सुधार हो। सामाजिक समावेशन से क्या समझ पाएंगे हम? सभी लोगों को उसका लाभ मिले, फिर समाज को साथ में रखना, इसलिए कुछ लोग जो थोड़ा डेवलपमेंट जो मतलब पाता है समाज को। हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि का लाभ, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों मतलब खास करके वंचित वर्ग, हाँ, खास करके वंचित वर्ग या निचले तबके पे पड़े लोगों का विकास उत्थान होना चाहिए। ठीक है, तभी समाज सतत विकास की अवधारणा पूरी होगी। और ये होना चाहिए कि जब भी आर्थिक विकास से संबंधित, लिख लो आप लोग फटाफट, हो गया। अब जब आर्थिक समावेशन का लक्ष्य प्राप्ति होगी तो ये इन दोनों का काम क्या होगा, अर्थव्यवस्था और समाज के लोगों दोनों का काम होगा पर्यावरण संरक्षण का काम होगा। कि जब तक हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तब तक हम सही विकास की रणनीति अपना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये विकास जो होगा कुछ सीमित समय के लिए होगा, ठीक है ना, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएगी ये विकास की जो रणनीति तय की जा रही है। इसीलिए आज के समय में जीवाश्म ईंधन से हट कर हम किस तरफ जा रहे हैं, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से हट करें हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ जा रहे हैं। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि जो हमारे पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो लिमिटेड हैं, आने वाले 70-80 सालों में समाप्त हो सकते हैं, जिस प्रकार से आज के समय में यूज हो जा रहा है। तो आज के समय में ज़रूरत है कि एक तो पहली बात तो यह है कि प्राकृतिक संसाधन खत्म होगा, दूसरा ये होगा उसका बैड इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर ज़्यादा पड़ रहा है, कार्बन एमिशन के रूप में, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के रूप में। ये जो इमिशन हो रहे हैं इसका बैड इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, हमारे जो क्लाइमेट एक्शन है, क्लाइमेट चेंजेज हैं उस पर पड़ रहा है। तो ये सही नहीं माना जा रहा है, इसमें चेंज होना चाहिए कि आज के समय में ये माना जा रहा है कि अब इसको हम स्विच करेंगे किस तरफ है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ स्विच करेंगे। तो इसका लाभ ये होगा कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये जल्दी ख़त्म नहीं होंगे अगर आपातकालीन ज़रूरतों के हिसाब से ये बने रहेंगे। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो नवीकरणीय स्रोत हैं जो ख़त्म नहीं होने वाले हैं या जिनको अगर ख़त्म भी होते हैं तो उनमें रिकवरी का टाइम कम लगता है ना। अगर कोई प्राकृतिक संसाधन वही तो माना जाएगा कि उसमें रिकवरी का समय कम हो। आप एग्जांपल देखो, ऐसा आप देखो एग्जांपल, जैसे जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक, वन, दूसरी चीज़ है सौर ऊर्जा। आप देखोगे कि समयावधि है, केवल समझिए, इसमें लिखिएगा नहीं, केवल समझिए बस। पुनर्जनन या रिकवरी लिख लो आप, रिकवरी अभी लिखो मत, रिकवरी में लगने वाला समयावधि। आप देखो कि जीवाश्म ईंधन अगर इसको यूज किया जा रहा है, इसको फिर से बनने में लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि अगर ये भी अगर 2-4 दिन में बनना शुरू हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर इसको भी क्या कंसिडर करेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा है ये। लेकिन इसका जो नवीकरण होने का टाइम है बहुत ज़्यादा लंबा है, लाखों करोड़ों वर्ष इसके बनने में लग जाते हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं उतना समय तक वेट आज के समय मतलब कि कोई भी पीढ़ी नहीं कर पाएगी ना। इंसान का जीवन कितना होता है, बहुत ज़्यादा 100 साल, 100 साल में ये रिकवर होना नहीं है ना। 100 के एवरेज मान लो 80 साल 60 साल ही होता है।
जिस देश की जो जीवन प्रत्याशा आयु अच्छी है वहाँ पे 80 के प्लस हैं, और भारत जैसे देश में लगभग 70 के अराउंड माना जा रहा है ना, एक औसत आयु है। हमारे लोगों की तो 50। अब बताओ अगर आज का 70 साल का व्यक्ति, सुनो, ऐसे मान लो कि 2-3 पीढ़ी ले लो, 210 300 ईयर मान लो, इसमें अगर जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाए तो क्या रिकवरी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी ना। इसको क्या बोलेंगे हम? ये यूज़ करने का तरीका क्या होगा? असंधारणीय होगा, ठीक है ना। असंधारणीय या असतत कह सकते हो। तो ब्रेक लग गया, खत्म हो गया, तब आगे आर्थिक विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए जीवाश्म ईंधन चाहिए होंगे। लेकिन दूसरे स्तर पर देखो, वन संसाधन ये अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाते हैं। मगर ये भी रिकवर हो पाएंगे लाइफ में? नहीं, इसको हो जाते हैं ये। आप 70 से 80 सालों में भी पेड़ लगा दो तो वो तैयार हो जाएंगे, बट इसमें भी थोड़ा टाइम इसकी अपेक्षा ज़्यादा लग रहा है। आप देखोगे जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो टाइम ज़्यादा लग रहा है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हो टाइम का बदल रहा है। आज के समय में देखो लिमिटेड मात्रा में इस चीज़ पर चल रहा है, जैसे कि जैव ईंधन नीति आई है कि नहीं? जैव ईंधन नीति आई है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? जो बायोमास हमारे पास है उसका यूज़ करके हम ईंधन के रूप में कन्वर्ट करें। एक तो ये चीज़ है, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि पेड़ पौधों का या फसलों का बहुत ज़्यादा यूज होगा इसमें। सबसे बेहतर विकल्प यहाँ पे सोचा जा रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में सोचा जा रहा है। इसको उत्पत्ति होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना ही नहीं है। हवा इधर से गई, विद्युत पैदा की, उधर निकल गई, फिर वहाँ पर टकरा रही, वहाँ पर विद्युत पैदा कर रही है। यहाँ पे कोई हवा का ख़त्म होने का कॉन्सेप्ट है नहीं है। और सोलर एनर्जी, हाँ, सूरज तो हमेशा पृथ्वी पर 24 घंटा मिल रहा है, बस रोटेशन पृथ्वी का हो रहा है, इसकी वजह से कहीं पर दिन कहीं पर रात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं उसका टाइम पीरियड फिर से बनने में अलग अलग है। इसलिए कुछ चीज़ों को हम गैर नवीकरणीय कहते हैं, जिसके नवीन होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, और कुछ रिसोर्सेज हैं जिसको हम नवीकरणीय कहते हैं। जैसे वन संसाधन भी नवीकरणीय संसाधन है। हालांकि 70-80 सालों में ये तैयार हो जाएगा, या 100 साल एवरेज मान लो, वृक्ष तैयार हो जाते हैं, वन तैयार हो जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट और देखोगे कि सरकारें आज प्रयास कर रही हैं भारत में स्पेशली इस चीज़ को, कि कैंपा फंड बनाया गया है। कैंपा फंड बनाया गया है। इसका यूज ये होगा कि जहाँ पर प्रकृति संसाधन या जो नेचुरल रिसोर्सेज है ख़त्म हो गए हैं, या पेड़ पौधे ख़त्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, वहाँ पे फिर से वनीकरण से संबंधित चीज़ें करना, प्रकृति को फिर से रीइनोवेट करना, फिर रीजनरेट करना, ठीक है ना। इस प्रकार के लिए हम कैंपा फंड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम देखेंगे चीज़ों के कि जब भी सतत विकास की अवधारणा बनाई जाए उसमें लॉन्ग टर्म की सोच हो, लॉन्ग टर्म तक सोच हो, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत? कोई और इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहे? हाँ, तो क्या समझा मैंने? तो सतत विकास होना चाहिए तो आर्थिक समृद्धि के लिए होना चाहिए। केवल आप आर्थिक समृद्धि सीमित रहना चाहिए? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आर्थिक समृद्धि का लाभ किसको मिलना चाहिए? जो समाज के सभी लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्थिक समृद्धि हासिल कर लिया और लोग भूख खिलाते मर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो यूएन ने सतत विकास की लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें देखोगे गरीबी उन्मूलन, भुखमरी, लैंगिक विषमता, ये सारी चीज़ें पर काम किया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये बताना हो कि सतत विकास का जो लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक समावेशन में कैसे यूज होगा, तो यूएन एसडीजी का जो लक्ष्य है ना उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए समाज में? लैंगिक विषमता नहीं होनी चाहिए ना, भुखमरी, गरीबी, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि सतत विकास की उदाहरण जमीनी स्तर के लोगों को मिले। हाँ, तो इसको लिख सकते हो, सारी लिख सकते हो, बट यह है कि अपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखना, शब्द सीमा के हिसाब से लिखना। ऐसा नहीं कि सब कुछ भर दे वही, ठीक है ना। एग्जाम में थोड़े से समझ आता है कि हाँ इतनी चीज़ बताई गई है तो इसको पूरे टॉपिक में नॉलेज होगा। और तीसरा क्या था? सतत विकास का लक्ष्य क्या था तीसरा? पर्यावरण संरक्षण। ऐसा नहीं हो पर्यावरण खत्म कर दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से जन्म, तो इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास के मूलभूत सिद्धांत।
इस पर ध्यान दीजिए, फालतू नहीं लिखवा रहा हूँ, सच सच बता रहा हूँ, फालतू नहीं लिखना है इसको। ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, आंसर राइटिंग में आपके इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा इसका। इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, समझ लो आप, यही सब चीज़ें हैं, की टर्म है, यूज़ करो, आंसर आपका बेटर होगा। हमें आंसर ही करना, ज़्यादा विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है। बनना है किसी को तो विषय विशेषज्ञता नहीं हासिल करनी है, बस ये देखना है कि हर क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। विशेष विशेषज्ञ बनना होता तो हम नेट JRF होगा कर टीचर की तरफ जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को जरूर लिखिएगा, इसके किन सिद्धांतों पर शब्द विकास काम कर रहा है, ठीक है ना, क्या किस सिद्धांत पे काम करेगा। नवीकरणीयता, रिन्यूएबिलिटी, नवीकरणीयता। दूसरा है अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। तीसरा है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। चौथा है संस्थागत प्रतिबद्धता। पांचवा है अंतर्निर्भरता। इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट। इंटरडिपेंडेबिलिटी। आप जल्दी जल्दी लिख लो इसको और एक चीज़ को क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। सर समझ में नहीं आती क्या क्या लिखा है सर। सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन है। इंग्लिश के भी लोग हैं क्या इसमें? आप ही हो? अच्छा, बाकी सब भाग गए हैं क्या? समझने में कोई दिक्कत होती है क्या इंग्लिश हिंदी में? समझ के लिख सकते हो ना इंग्लिश में? हो गया? ठीक ना? नींद लग रही है क्या आप लोगों को? नींद लग रही है क्या? मौसम ठंडा, ठंडा मौसम देख के नींद मार लो। हाँ, सोओगे? कोई सोना चाहेगा? अरे सर 12 बजे सोया था और 9 बजे जगा हूँ, सोते रहो क्या? मैंने किसी को देखा जमाई लेते हुए, मैंने कहा सो लो। नाम नहीं ले रहा तू, ठीक है ना। पहली चीज़ क्या लिखी है यहाँ पे? रिन्यूएबिलिटी, ठीक है ना। जो सतत विकास की जो कॉन्सेप्ट है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए 5 सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है ना। ये सिद्धांत कोई मैं नहीं तैयार किया हूँ, बट ये और के माध्यम से तैयार किए, जो कोई अर्थशास्त्री है या पर्यावरणविद हैं, वो अपने अपने इनपुट दिए हुए हैं, उनके माध्यम से ये 5 चीज़ें हैं, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इन सिद्धांतों पर अगर कोई देश काम करेगा या दुनिया के देश काम करेंगे तो हम सतत विकास के लक्ष्य को पालेंगे, ठीक है ना। उसमें पहली चीज़ है कि नवीकरणीयता। अभी हम एग्जाम्पल साथ आप लोग बता दिए हैं कि जो भी आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया जाए, उसके लिए जो प्राकृतिक संसाधन यूज़ किए जाएं वो रिन्यूएबल हो। ऐसा नहीं है कि एक समय सीमा में वो ख़त्म हो जाएं, उसके बाद वो आगे पीढ़ी के लिए ट्रांसफ़र ना हो पाएँ। ऐसे विकास को हमें त्यागना है, हटाना है, ठीक है ना। विकास का लक्ष्य वो निर्धारित करना है जो प्राकृतिक संसाधन फिर से अपने आप को
रीजनरेट कर लें, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे क्या, नवीकरणीयता, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधनों की नवीन या फिर से उत्पन्न होने की क्षमता, ये तो कहेंगे नवीकरणीयता, है ना। दूसरा क्या होना चाहिए, उपभोग या कंजम्पशन इस प्रकार से होना चाहिए, उपभोग की दर नवीन प्राकृतिक संसाधनों के फिर से जन्म लेने की दर से कम होना चाहिए। उपभोग की दर क्या होनी चाहिए, उपभोग या उपयोग की दर इससे कम होना चाहिए, किससे, प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्जनन से। ऐसा नहीं है कि आबादी बढ़ती जाए, इस पर भी कंट्रोल करना है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उस पर भी दबाव बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंजम्पशन इस प्रकार से हो जाए पूरी, जो प्राकृतिक संसाधन है वो जन्म ही न ले पाएँ, ख़त्म करते जाओ। ऐसे एग्जाम्पल समझ लो कि घर पे खाना बनता है, मान लो मम्मी रोटी बना रही हैं, इतना तेज़ मत खाओ कि रोटी ना बना पाए वो, ठीक है ना, कम से कम समय तो मिल जाए रोटी बनाने का। तो एक बेसिक भीड़ लग जाती है, तो पनीर वाले में तो लग जाता है टाइम, फिर तो वहाँ से बन के आती है तो समय ही नहीं मिल पाता उतना टाइम में करने का। तो हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि चीज़ें होनी चाहिए ना, कि समय से ख़त्म ना हो जाए, कि उसके साथ साथ हमें फिर से उत्पन्न भी करना है। दूसरा टॉपिक क्या है, अनुकूलनशीलता। अब इससे क्या समझेंगे हम लोग, एकदम सिंपल चीज़ है। प्रधानमंत्री जी ने कोई कॉन्सेप्ट दिया है, किसी को याद है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सतत विकास के कुछ ऐसे और जय अनुसंधान। इस चीज़ को देखो, अनुकूलनशीलता क्या है, इसमें कोई भी तरीका अपनाया जाए जो प्रकृति के हिसाब से हमें जीवन सिखाए, या हम ऐसे तरीके अपनाएं कि जो प्रकृति हमें अलाउ करें, ठीक है ना। ऐसा ना करें कि प्रकृति को ही नष्ट कर दें, हम भी नष्ट हो जाएं। तो प्रकृति की एक सीमा है, कहते हैं कि प्रकृति को अगर डिस्टर्ब करोगे तो वो इंसान को डिस्टर्ब करेगी, है कि नहीं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अनुकूलनशीलता में ऐसा तरीका अपनाएं, ऐसी रणनीति अपनाएं जो कि प्रकृति के साथ हमें एडजस्ट कर लें। हम इसको कहते हैं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। मतलब प्रकृति भी रहे, प्रकृति और मानव दोनों का अस्तित्व बना रहे, क्योंकि मानव हो चाहे प्रकृति है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना। आज के समय में जो विकास हो रहा है मानव द्वारा किया जा रहा है वो प्रकृति पे निर्भर है, और प्रकृति की चीज़ें जो हैं हमारे जीव जंतु या पेड़ पौधों पर निर्भर है, या हम लोगों के माध्यम से संचालित होती है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प्रकृति कुछ नई चीज़ है। तो इसमें आप एक विचारधारा समझेंगे, हम इसको समझने के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि प्रकृति से कोई संवेदनशीलता लगाने की जरूरत नहीं है, प्रकृति मनुष्य के लिए बनी है, उसको जितना मन के उतना यूज करो। ये कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया है, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच करता है? क्यों नहीं करता? नहीं, इसके कॉन्सेप्ट को समझो। हम इसलिए बता रहे हैं कि इस चीज़ को कहीं तुम्हें मेंस में लिखने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है ना, ऐसे में लिखने की जरूरत पड़ जाए, या टॉपिक आया तो उस पर आप GS 1, 2, 3, 4 में जो भी टॉपिक में आए, GS 3 में, उसमें आप लिख पाओ। कार्ल मार्क्स ने यही कहा है कि प्रकृति के साथ कोई संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रकृति मनुष्य के लिए बनी है, ठीक है ना। उसने हो सकता है कि उसका कॉन्सेप्ट इस चीज़ पर डिपेंड रहा हो, वो पूंजीवादी देशों को देखा हो कि पूंजीवादी जो देश थे प्रकृति के साथ किस प्रकार से उसका दोहन कर रहे हैं,
तो उस चीज़ का प्रकृति का भी जो संसाधनों का यूज करके पूंजीपति वर्ग लाभ उठा रहा था, उसका लाभ बहुत से लोगों को नहीं मिल रहा था। तो उसका कॉन्सेप्ट ऐसे भी हो सकता है कि उसने कहा हो कि प्रकृति का यूज सब लोग करो, है कि नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है उसके अंदर। तो लेकिन इस चीज़ को हम संधारणी विकास के अवधारणा में नहीं ले सकते हैं। अगर कार्ल मार्क्स के विचार को कोई फॉलो करो, पृथ्वी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। हम बैलेंस उत्तर लिखने के लिए हम कार्ल मार्क्स और अपने महात्मा गांधी जी, उनको भी हम लिख सकते हैं। कार्ल मार्क्स, इसको बैलेंस करने के लिए महात्मा गांधी। कोई बताएगा इनका अप्रोच क्या था प्रकृति को लेके? ये सरकार ने महात्मा गांधी जी का था कि प्रकृति हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है, हमारे लालच को नहीं पूरा कर सकती है। आप देखोगे कार्ल मार्क्स और गांधी जी के विचार में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ये उनसे अपोजिट बोल रहे हैं बिल्कुल सर। अपोजिट बोल रहे हैं कि इन देखो, अपोजिट बोलना अलग बात है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है किसी चीज़ को देखने की। तो गांधी जी ने अपने तरीके से देखा है, कार्ल मार्क्स ने अपने तरीके से देखा है। उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, लेकिन गांधी जी उस चीज़ को भी मानते हैं कि प्रकृति भी हमारा सहजीवन है, जीवन साथी ही है, हमको इसको ख़त्म करके जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मनुष्य की ज़रूरतें तो पूरा हो सकती हैं प्रकृति से, लेकिन उसके लालच को पूरा करने की क्षमता प्रकृति में नहीं है। ये चीज़ किसी में नहीं है। आप ही देखो, अगर आप 10 गरीब को खाना खिलाने की क्षमता रखते हो, बट 1000 गरीब को नहीं खिला सकते हो, इसका रीज़न क्या है? आपकी क्षमता उतनी ही है ना, उसके बाद आप खुद बर्बाद हो जाओगे, है कि नहीं। अगर आपके पास एग्ज़ाम में बैठे हो 5 पेन है, अगर 4 लोगों की तबीयत ख़राब हो गई पेन की तो आप दे सकते हो, लेकिन 5वां दोगे तो आप खुद उसके शिकार हो जाओगे। तो यही पृथ्वी के साथ भी है, वो तो दे तो सकती है, बट एक सीमा तक देगी, ठीक है ना। अनुकूलनशीलता, इसमें हम लिख सकते हैं पर्यावरण मित्र तकनीकी, पर्यावरण मित्र तकनीक का उपयोग ठीक है ना। प्रकृति अनुकूल जीवन शैली, पर्यावरण मित्र, मैं शब्दों को कई बार प्रयोग कर दे रहा हूँ यहीं पर। इसमें क्या क्या चीज़ें आई, अगर लिखना चाहो तो कार्ल मार्क्स विचार हमेशा ध्यान में रखना। पहली चीज़, महात्मा गांधी को बैलेंस करने के लिए, कार्ल मार्क्स को बैलेंस करने के लिए इनको लिख सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अनुकूलनशीलता तभी आएगी जब प्रकृति के और मानव के बीच सामंजस्य होगा, है ना, बैलेंस होना चाहिए, तो ये चीज़ होनी चाहिए। चौथा है कि ऐसी तकनीक का विकास करें पर्यावरण अनुकूल हो, ऐसा नहीं ख़त्म कर दो। हाँ, तो एक कोट है इनका रामधारी दिनकर का कि अगर विज्ञान है तलवार तो त्याग दो इसे, या दो इसे फेंक मोह स्मृति के पार, मतलब इससे लगाव मत रखो। अगर कोई तलवार विज्ञान का तलवार बन जाए उसको त्याग दो, क्योंकि वो ख़त्म कर देगा ना पूरा। तो ऐसी तकनीक को नहीं अपनाना है, ठीक है ना, उससे कोई मोह लगाव नहीं रखना है। इसीलिए आज के समय में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी भी उसी हिसाब से बनाई जा रही है। देखोगे कि जैसे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, तो वो कैसा प्लांट है कि हमें इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित रखना है, कि नदियों में जो पानी जाए वो सुरक्षित जाए ना, अशुद्धियों को निकाल के बाहर कर दिया जाए। तो तकनीक कैसी है, वो इको फ्रेंडली तकनीकी है, ठीक है ना, पर्यावरण तकनीकी है। अनुकूलन, जैसे प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली, इसमें क्या सोचोगे आप? प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली, हर व्यक्ति को प्रकृति को समझकर जीना चाहिए, है कि नहीं। और पता लगे आपके आसपास जंगल है, आग लगा दिया आपने, तो ये कैसा होगा, ये सही होगा? कोई व्यक्ति अगर जाए, या उसको इतना सेंसिटिव वो व्यक्ति नहीं है कि नेचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कोई उसके आसपास बाग है, बगीचा होता है गाँव में, अब जाके आग लगा दी, इतनी पत्ती हो कि पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएँ, वहाँ के जीव जंतु भी नष्ट हो जाएँ। तो ये चीज़ देखो कि उसकी अप्रोच अलग है, मतलब कि वो समझ नहीं पा रहा है प्रकृति हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? प्रकृति को भी संरक्षित करें। जैसे गांव में आम के पेड़ होते हैं तो हमें उसको पेड़ काटते नहीं, ये फल लगता है, तोड़ते हैं, उसके साथ एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये बेसिक एग्जांपल है जिससे हम समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कहा है कि लाइफ कैंपेन, लाइफ कैंपेन, प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? क्लास बोरिंग लग रही है? कितने लोग लग रही है? कितने लोगों को लग रहा है कि होना चाहिए और कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें? देखो होता क्या है कि हमारी सोच दो प्रकार की होती है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं कि हम इंटरेस्ट लेते हैं या उसको बोझ समझते हैं। अगर बोझ समझेंगे तो पीछे हट जाएंगे, ठीक है ना। अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे जो हो, ज़रूरी नहीं कि उसमें हर चीज़ में इंटरेस्ट लिया आ रहा हो, उसको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए खुद से लड़ा होगा पहले शुरू में। तो जब आप एथिक्स पढ़ोगे ना, यही सब चीज़ें सीखोगे कि आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप वो चीज़ करिए, ठीक है ना। इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तब भी बना के रखना है कि चीज़ें जब समझेंगे, आप बार बार पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक मज़ा आता है ना। जैसे अभी आप देख लो, जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं नॉलेज है उसको बताया जाए तो लगता है कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बोरिंग क्लास लगती है, कुछ भी होता है। बट अभी जिसके बारे में पता है हमको तो कैसा लगेगा, उसमें बढ़ बढ़ के बोलोगे, एक लाइन आगे बोलोगे, है ना। तो ये चीज़ होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग रिवीजन बढ़िया से करिए। हाँ, आप लोग तो क्वेश्चन खूब पूछो यार, कोई इसमें वो नहीं है, टॉपिक जो भी है उससे क्वेश्चन पूछो। जितने भी चीज़ें बना रहे हैं आप एग्जाम्पल के साथ नोट रखिए, दिमाग में रखिए। आप पक्का है कि अच्छा लिखोगे आंसर, ये समझ लो मेंस का, ठीक है ना। याद हो जाएंगी चीज़ें। अब ये होती है ना, जैसे अभी 1-2 क्लास है, आप अभी पहले आपके सामने पहली चीज़ पढ़ी है, कोई कॉन्सेप्ट पहली बार आया तो उसमें आपका पूरे विशेषज्ञता तो हासिल हो नहीं जाएगी। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसको समझोगे, चीज़ों को अपनाओगे तो चीज़ें होंगी। अब ऐसे मैं अनुकूलनशीलता, वो चीज़ तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो इस चीज़ को। देखो बात ऐसी होती है, एक चीज़ होता है कि जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो अध्ययन का 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है सैद्धांतिक अध्ययन होता है ना, थियोरेटिकल अध्ययन होता है। और दूसरा क्या होता है? व्यवहारिक अध्ययन, अप्लाइड फॉर्म। आप कोई भी विषय पढ़ो, आप एक विषय में पाओगे कि एक पार्ट में थियोरेटिकल चीज़ें हैं, सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, दूसरे में उसका अप्लाइड फॉर्म है। अब जैसे आप ऑप्शनल में आप देखोगे यूपीपीएससी या यूपीएससी में, उसमें कोई ज्योग्राफी अगर है तो उसका एक पार्ट जो पूछा जाएगा वो किस पे बेस्ड होगा? सिद्धांतों पे बेस्ड होगा। दूसरा पार्ट अप्लाइड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो इसी चीज़ का हर चीज़ का तरीका है। जब हम पढ़ रहे हैं ना, उसको हम सिद्धांत के रूप में समझो ना, उसको अप्लाइड भी कर दो, अप्लाई भी कर दो। अब जैसे एथिक्स आप पढ़ रहे हो, उसमें पढ़ाया गया एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है देखने का नज़रिया, देखने नज़रिया है, बट आपने लिख दिया कि ये सैद्धांतिक रूप से देखने नज़रिया ये होता है, इसको हम ये बोलते हैं। बट जब आप चीज़ों पर लागू करोगे, आप कोई काम कर रहा है तो उसको देखोगे तो आप समझोगे यार ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है। उस काम को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये सही कर रहा है, कुछ लोग उसके बारे में गलत बताएंगे या अपने अपने व्यू देंगे। तो आप जब उसको अप्लाइड करोगे तब समझ में आएगा कि यार हमें एटीट्यूड होता क्या है। अब इन्वायरमेंट में कार्ल मार्क्स का एटीट्यूड आप देख लो। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? प्रकृति की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं आती उसमें, वो उसका अपना एटीट्यूड है, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी का अपना एटीट्यूड है, उनको पता है कि इन्वायरमेंटल वैल्यू होती है, इन्वायरमेंटल एथिक्स होता है। तो एथिक्स में उन्होंने जोड़ दिया इन्वायरमेंट को। अब डेवलपमेंट में जोड़ना हो तो एथिक्स जो इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट में भी जोड़ सकते हैं ना, और मनुष्य के साथ भी जोड़ सकते हैं। अब बताओ, इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, आप जरूरी नहीं सामाजिक व्यक्ति हो, आप प्रशासन से भी जुड़े हुए हो, राजनीतिक क्षेत्र से भी आप जुड़े होगे, वोट देने जाते होगे, तो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हो। आपका हर एक्टिविटी हर चीज़ को प्रभावित कर रहा है। आप यहाँ शांति से बैठे हो, कहीं जाके सड़क पे बैठ जाओ, दंगा करने लगो, तो आपको जो नियम कानून होगा आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये क्या चीज़ है? ये हम सब चीज़ें से जुड़े हुए हैं, हमसे सब प्रभावित होते हैं और सबसे हम प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है।
अनुकूलनशीलता ये भी, मैं जब शुरू में था तो मुझे भी पढ़ने से सीधे सीधे चीज़ें आने लगी कि हाँ ये चीज़ होती है। बट आप लोग जैसे मान लीजिए बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो केवल इसका मतलब ये समझ पाएंगे कि अनुकूल हो जाना, किसी के अनुकूल हो जाना, ये तो होगा। लेकिन इसमें जब आप और ब्रॉडर सेंस में जाओगे तो आप विथ एग्जाम्पल के साथ आप देखोगे कि अनुकूलनशीलता होती क्या है, हम किसके सेंस में अनुकूल हो रहे हैं। यहाँ पे हम सतत विकास पढ़ रहे हैं तो उसके सेंस में अनुकूल होना है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसी तकनीकी ना उपयोग करो कि प्रकृति के अनुकूल ना कर पाए ना। सह-अस्तित्व बनाना है तो तकनीकी उसी प्रकार की यूज करनी है जैसे कि हमें अलाउ किया जाए प्रकृति द्वारा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई अपना व्यू देना चाहे? अगर उधर से आएगा तो मैं समझूंगा आप लोग बहुत तगड़ा पकड़ रहे हैं और चीज़ों को पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना। कोई बताना चाहेगा? ये कह रहे हैं क्या बताना है सर? तुम बताओ अपना। इसका मतलब है शांति कुछ अस्तित्व। शांतिपूर्ण मतलब होता है कि शांति मतलब होता क्या है? शांतिपूर्ण मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं यूज़ करो कि चक्रवात आए उदंडता मचाए, है ना। उसको तो उदंड के रूप में ले सकते हैं, भूकंप आए। ऐसा खनन करो, ऐसी चीज़ें अपनाओ कि भूकंप आए, है ना। ऐसा काम करो कि ज्वालामुखी से संबंधित घटनाएं ज़्यादा बढ़ें ना। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो शांतिपूर्ण मतलब कि प्रकृति भी शांति तरीके से काम करें, हम भी। कभी कभी हम उपद्रवी हो जाते, कभी कभी वो उपद्रवी हो जाती, ये सामान्य चीज़ें हैं, है कि नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि एक दूसरे से ज़्यादा संघर्ष करने लगें, हम प्रकृति को नष्ट करें, वो हमको नष्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ सतत विकास में अपनाई जाती है कि जो नेचुरल डिजास्टर हैं अपने समय पे आते रहते हैं, उसका कोई मतलब वो नहीं है, वो तो नेचुरल है ही हैं। लेकिन जब हम इंटरफेयर करने लगते हैं, उसकी वजह से जब इसकी इंटेंसिटी और विकरालता बढ़ जाती है तो हम उसको गलत मानने लगते हैं, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स नहीं मानेगा, गांधी जी मानेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा अप्रोच होगा। तो ये टॉपिक सही है, ठीक है। कितने लोग इसको प्रीलिम्स की तरह से देख रहे हैं? कितने लोग इसको प्रीलिम्स की तरह देख रहे हैं? अब इसको बार बार रिवाइज करना, आज नहीं करोगे तो कल करोगे, पक्का है, ठीक है ना। आज नहीं तो कल करोगे ये, ठीक है। इतने डिटेल में मुश्किल है क्लासें मिलेंगी, इतना एग्जाम्पल भी नहीं मिलेगा, बता दिया जाएगा बस ऐसे ऐसे, लेकिन इतने डिटेल में नहीं मिलेंगी। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को एकदम अच्छे से चीज़ों को टॉपिक भी बताऊँ, उस टॉपिक में कोई चीज़ छूटने ना पाए, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, आप मेंस में भी आप काम करें, इस प्रकार की अप्रोच लेके चलनी है। मेंस के लिए टाइम है, अब मैं तो बता रहा हूँ यार, जो प्रीलिम्स में होगा उसको भी लेके चलो ना। अब जैसे देखो UNSDG है, अब थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें क्लियर कर दूँ। SDG 1 इसमें है क्या है? गरीबी उन्मूलन की बात है ना इसमें। SDG 2 में तीसरे में क्या है? SDG 4 में अब ये देखो इतनी चीज़ें हैं, प्रीलिम्स में आएगा ऐसे मिला दे देगा कि मिलान करो। प्रीलिम्स का हो गया। एक मिनट सुनो, अप्रोच तुम अपना बदलो कैसे, हमें साथ साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हमें इस पर फोकस करना है, पता लगे प्रीलिम्स हो गया, मेंस के लिए तैयार करना समस्या हो। तो इसको हम ये बता रहे हैं कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हमें प्रीलिम्स की जानकारी को कैसे मेंस में हम यूज़ करेंगे, इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ पे SDG 1, 2, 3, 4 है। अगर आपको गरीबी पे कोई टॉपिक आ गया, मेंस में गरीबी पे कोई टॉपिक आ गया, तो हम SDG 1 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब यहाँ की जानकारी जो फैक्चुअल जानकारी है कैसे मेंस में यूज़ कर रहे हैं इसको देखना। अगर भूखमरी कुपोषण पे आ रही है चीज़ें, भूखमरी या कुपोषण पे ये पूछा गया कि भारत ने क्या स्टेप लिया है, तो SDG 1 का सहारा ले सकते हो कि नीति आयोग इस पर काम करता है। भारत सरकार का भी एक लक्ष्य है कि हम SDG 2 को भी ख़त्म करें, SDG 1 को प्राप्त करें, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हमें कहाँ आ रही हैं? मेंस में आ रही हैं। अब जानकारी कैसी है? फैक्चुअल जानकारी है, प्रीलिम्स की जानकारी है, बट हमें मेंस में यूज कर रहे हैं। तो ये अप्रोच अपनाना है। आप लोगों को ऐसा नहीं होना कि एक साइड बायस हो जाना है, प्रीलिम्स अभी करेंगे मेंस तब करेंगे। तो यहाँ पर दोनों माइंड सेट लेके चलिए। जब प्रीलिम्स का आएगा तो उस ओरिएंटेड हो जाइएगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ठीक है ना। ये चीज़ हो सकता है। तीसरा क्या है बोलो फटाफट। नहीं ये, अरे नहीं
आगे बढ़ो आगे। हाँ, प्रतिस्थापन। दिमाग खोल के रखो यार। आदि, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। अब देखो मेंस में कैसे करना है इसको, मेंस में कैसे यूज कर पाओगे। प्रतिस्थापन से क्या समझेंगे हम? आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो कि कोई चीज़ अगर महंगी हो रही है तो उसके स्थान पे कोई दूसरी चीज़ प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई चीज़ अगर प्रकृति के लिए नुकसान पैदा कर रही है तो उसको हटा के हाँ दूसरी चीज़ को अपनाओ जो प्रकृति को सपोर्ट करे। अब दोनों में आप लोग बताओ, मैं कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आप अपना विचार देना। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। आप क्या करोगे इसमें दोनों में से किसका चुनाव करोगे आज के समय में? नेचर का चुनाव करोगे। उसका आधार क्या होगा, क्यों चुनोगे ऐसा? क्योंकि ये काफ़ी सारे एमिशंस ऐसे उत्सर्जित करता है जो प्रकृति को हार्म कर रहा है, मानव के स्वास्थ्य को हार्म कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। जो जीव जंतु पेड़ पौधे वो विलुप्ति के कगार पे हो रहे हैं ना, वनों में आग लग रही है, तमाम समस्याएं पैदा कर रहा है। किसकी वजह से? गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन करने से, ठीक है ना। हम ऐसा दोहन कर रहे हैं कि प्रकृति में जो वायुमंडल है हमारा, जो क्लाइमेट है और जो भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं वो सब दूषित हो रहे हैं। इसीलिए तो पढ़ते हैं हम लोग जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, तमाम समस्याएं पढ़ते हैं। तो उसको हमें नहीं करना है। हमें कैसा करना है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ जाना है, ठीक है ना। हमें प्रतिस्थापन करना है इस चीज़ का, इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। अभी देखो हरित क्रांति आई थी, आप देखो शुरुआत में तो इसका काफ़ी लाभ मिला, भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी समस्याएं पैदा होने लगी। अति सिंचाई की समस्या पैदा होना ना, लवणता बढ़ना, और क्या होना कि भूमि प्रदूषण ज़्यादा होना, ठीक है ना। इस किसकी वजह से? भूमि जल का अत्यधिक दोहन होना, तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से हरित क्रांति आने की वजह से आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा दोहित होने लगी। आज के समय में देखोगे कि हरित क्रांति में जो जो चीज़ें अपनाई गई उसको हम देखते हैं। जैसे सिंचाई के लिए इसमें बृहद सिंचाई पैमाने अपनाए गए, काफ़ी समस्याएं आई, ओवर इरीगेशन का। आज के समय में हम किस तरह बढ़ रहे हैं? सूक्ष्म सिंचाई। इसका मतलब क्या है? हम ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, इन्वायरमेंट जो अलाउ दे रहा है सूक्ष्म सिंचाई। हमें पूरा खेत बोरना नहीं है, ठीक है ना, पूरा खेत भर देना नहीं है, जिस पेड़ को जितना पानी ज़रूरत है उतना दे दो। तो ये टेक्निक भी देखो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना। और दूसरा है कि ओवर जो इरीगेशन होता है उससे भी बचा जा सकता है, ग्राउंड वाटर लेवल को और नीचे जाने से रोका जा सकता है कि नहीं। तो ऐसी तकनीक को क्या कर रहे हैं हम? प्रतिस्थापित कर रहे हैं, है कि नहीं। 2 एग्जाम्पल हो गया इसमें कोई समस्या किसी को? आगे चलें। प्रतिस्थापन का मतलब क्या समझा आप लोगों ने, बताओ कोई? इन्वायरमेंट के सेंस में बताना। मतलब है कि प्रकृति के विपरीत जीवन शैली, तकनीकी नीतियाँ, लक्ष्य, उद्देश्य का त्याग करके प्रकृति के अनुकूल नीतियाँ हो, कार्यक्रम हो, तकनीकी हो, जीवन शैली हो, इनको अपनाना, ठीक है ना। पर्यावरण के मित्र बनना। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। तो ये कर सकते हो। अब तुम लोग आ रहे हो धीरे धीरे लाइन पे। चौथी की चीज़ क्या है? संस्थागत प्रतिबद्धता। और 5वीं चीज़ क्या है? क्या चीज़? अंतर्निर्भरता। हम पहले देख लेते हैं, अंतर्निर्भरता को देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस पर आएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा ये है, ठीक है ना। अंतर्निर्भरता। इंटरडिपेंडेबिलिटी। अब इसको देखो, हम लोग थोड़ा सा
देखेंगे कि ब्रॉडर सेंस में देखना है अंतर्निर्भरता होती क्या है। जैसे हम लोग हैं, किसी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करता है, तो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड हैं। एक व्यक्ति के स्तर पे हो गया, कोई राज्य के स्तर पे हो गया, एक राज्य दूसरे राज्य पर डिपेंड है। जैसे यूपी पे खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा होता है, दक्षिण भारत में कम होता है, तो एक दूसरे के स्टेट इंडिया डिपेंड है कि नहीं। खाद्यान्न वस्तुएं यूपी से कहाँ जाए, दक्षिणी भारत की तरफ, वहाँ से कुछ विनिर्मित वस्तुएं उत्तर भारत की तरफ आए, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे पे स्टेट क्या है, डिपेंड है। ऐसे ही देश भी एक दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं है। एक देश दूसरे देश पर निर्भर है। ग्लोबलाइजेशन जब से आया है तब से बहुत सारी इकोनॉमी क्या हो गई हैं, क्लोज से ओपन इकोनॉमी हो गई है ना, तो बताया गया है ना इसको। तो अगर ओपन इकोनॉमी होगी तो क्या होगा, आयात निर्यात व्यापार वगैरह होंगे। तो ये व्यापार कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को ह्रास करने वाला। हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सतत विकास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत से अमेरिका जैसे देश हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखोगे कि उनके यहाँ कानून बना हुआ है कि अगर कोई जीव जंतु से बने हुए उत्पाद हैं, फिर वो इलीगल हैं, तो उसको बैन कर देता है। हम ऐसी चीज़ों को नहीं उत्पाद करेंगे, आयात करेंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, विकसित देश होते हैं, वो गरीब देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये भी चीज़ें कैसी हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसी चीज़ों को आयात निर्यात नहीं करना है। ऐसी चीज़ें आयात निर्यात करना है जो इन्वायरमेंट के लिए सपोर्ट का काम करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसमें हम कह सकते हैं प्रकृति अनुकूल वैश्विक या व्यापार रणनीति, वैश्विक व्यापार रणनीति को अपनाना। हो गया। हो गया वो वाला, उसमें कोई दिक्कत किसी को दिक्कत कोई। संस्थागत प्रयास, इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट, और जो संस्थागत की बात करते हैं तो सतत विकास को पाने के लिए कौन काम करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी। ऐसे हम देखते हैं कि आम नागरिक अपने अपने तरीके से काम करता है। उसको अगर रेगुलेट करना है और नीतियों को रेगुलेट करना है तो कौन काम करता है, हर देश करेगा। हम कह सकते हैं कि काफ़ी संस्थाएं बनी है सर। हाँ, कुछ स्तर पर देखो, राज्य या सरकार के स्तर पर है ना। अभी आप लोग बताना कि हर स्तर पे कुछ आपके दिमाग में चीज़ें हैं कि नहीं हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा सोचते रहना कि सरकार हमारे लिए मतलब इस चीज़ के लिए क्या कर रही है, ठीक है ना। आगे क्या होगा, संविधान में प्रावधान, कानून व्यवस्था, संस्थाएं, वैश्विक प्रयास, वैश्विक स्तर पर प्रयास।
हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? अगर हम सरकार के स्तर पर देखें तो भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? बताओ। अभी सब बताया मैंने। लाइव कैंपेन देख लो, कर रही है कि नहीं कर रही है? कैच द रेन कर रही है कि नहीं कर रही है? कैच द रेन कैंपेन कर रही है कि नहीं? मिशन लाइफ, वही है मिशन लाइफ। अटल भूजल योजना, ग्राउंड वाटर के लिए काम कर रही है सरकार, ठीक है ना? अटल भूजल योजना, थोड़ा मिक्स हो जा रहा है, आप समझ लीजिएगा। अटल भूजल योजना, इसके लिए हमारी सरकार खुद प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास और क्या है? कानून भी सरकार ने बनाया हुआ है। दूसरा प्रयास देख लो, कानून व्यवस्था के स्तर में क्या हो सकता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, कितना है? ईयर क्या है? और कोई बताया गलत है? सही है? सही है, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया है सरकार ने 2005। दो है, चलो ठीक है। और क्या है? राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई है ना, नीतियों में रख लेंगे। और क्या हुआ है? जल अधिनियम बनाया गया है, वायु अधिनियम बनाया गया है। और अभी देखोगे ई अपशिष्ट अधिनियम, ई अपशिष्ट अधिनियम 2035 2016, ठीक है ना? इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो कानूनी व्यवस्था में 3-4 चीज़ें हम लोग दिमाग में रखेंगे, और भी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना? ये वाला अटल भूजल योजना, ये वाला ये कैंपेन है, ये कैच द रेन अभियान, ये वाला ई अपशिष्ट अधिनियम। हो गया दोनों? संविधान में कोई बताएगा? बताने वाले 2 टॉपिक फ्री। फंडामेंटल, बहुत बढ़िया। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बताया गया है? हाँ, पर्यावरण का संरक्षण, उसका संवर्धन, वन्य जीव, झील, नदियाँ, इन सब का क्या करना चाहिए? संरक्षण करने की बात कही गई है। ये किसको कहा गया है? ये नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है ना? नागरिकों का क्या कर्तव्य है? वो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाएं। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बंदर जा रहा है 2 डंडा लगा दिया, कोई कुत्ता जा रहा 2 डंडा लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। वो भी तो इन्वायरमेंट का हिस्सा है। और क्या है? बहुत बढ़िया, DPSP। आर्टिकल 48A में क्या है? गाँव वगैरह ये जो पशु इसमें देखो, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? एक नागरिक का कर्तव्य है। इसमें किसका कर्तव्य है? स्टेट का कर्तव्य है, ठीक है ना? यहाँ पे देखो हमारे संविधान में कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है कि हमें प्रकृति के साथ कैसे जीना है। एक तो राज्य का कर्तव्य भी बता दिया है, ठीक है ना, कि आप क्या करोगे, ठीक है ना? और आगे चल के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी लाई गई कि इतना ही नहीं, व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए? अनेक 10 कर्तव्यों में से एक कर्तव्य ये होना चाहिए कि पर्यावरण का भी संरक्षण करें, ठीक है ना? इस प्रकार देखो हम देख सकते हैं कि किस स्तर पे काम हो रहा है, ठीक है ना? और संस्थाएं, एक अपने इंडिया का 1-2 बताओ। आप नाम बताओ ना उसका। नीति आयोग का जिम्मेदारी है, एक तो बताया था उसमें कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना नीति आयोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, ठीक है ना? नीति आयोग के स्तर पे संस्थाएं कौन होगी? एक नीति आयोग, दूसरा क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलना चाहिए। NGT हो गया, और कौन हो गया?
आप कभी कभी डिसीजन सुनते होंगे, किसका? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी सुनते होंगे, तो इसको भी कर सकते हो संस्थागत माध्यम से हम लोग, ठीक है ना। आर्टिकल 21 में एक जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट है वो, ठीक है ना। यहाँ पे और भी चीज़ें जोड़ना चाहो तो फंडामेंटल राइट कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, ठीक है ना, इसमें हमारा राइट है ये, ठीक है ना। इस प्रकार से देखते हैं हम चीज़ों में किस में क्या क्या चीज़ रख सकते हैं। संस्थागत में नीति आयोग, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी ले सकते हो, ये सब डिसीजन देते हैं। अभी शायद उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि नदी के बारे में उसको जीवित प्राणी के रूप में माना गया है, लिविंग बॉडी के रूप में माना गया है, उसको प्रदूषित नहीं कर सकते हो। और ऐसे ही निर्णय शायद न्यूजीलैंड में भी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि नदियों को मतलब कि लिविंग प्लैनेट के रूप में माना गया है, लेकिन लिविंग बॉडी के रूप में, जीवित निकाय के रूप में माना गया है। तो इस प्रकार से चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और वैश्विक स्तर पे क्या सोच सकते हैं? वैश्विक स्तर पे तो काफ़ी UNFCCC है, यूनेप है, IUCN है, और क्या है? साइट्स। आर्द्रभूमि वाला रामसर जो सम्मेलन होता है, रामसर सम्मेलन, इसमें कोई कठिनाई लग रही है आप लोगों को? कुछ नहीं कठिनाई है, आपके पास कंटेंट है, बस फ्रेमिंग करनी है, कहाँ कहाँ किसको किसको रखना है, बस इतना ही करना है। इसमें हो गया। आप चाहोगे तो वैश्विक प्रयास में लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया, लिख रहे हैं आप लोग। क्या हुआ मनीष? क्या हो गया? बारह बज गया क्या? कितना बज गया? 11:30। ये कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने लोगों ने। योजना आयोग का और नीति आयोग कंपेरिजन देख लिया था, ठीक है ना। सतत विकास की अवधारणा पढ़ी, उसके लक्ष्य पढ़े, उसके मूलभूत सिद्धांत पढ़े। अगली क्लास में कोशिश करेंगे पूरा ख़त्म, ठीक है ना। 2 क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक, ओके। देखो ऑफिस वाले पता नहीं है भाई, ऑफिस वालों को पता ही नहीं है, उनको तो हर बार बताना पड़ता है कि क्या करना है।